नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड के नेताओं के इन दिनों दिल्ली दौरे प्रदेश में काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब तो दे दिया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को टाल गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली जाने की वजह प्रदेश से संबंधित विषयों को हल करना है और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के लिए विकास के कामों को गति देने के उद्देश्य से होती है। दिल्ली हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और बहुत सारे काम राज्य के जो होते हैं हमारे भारत सरकार में भी होते हैं। वहाँ पर आदरणीय मंत्रीगणों से मिलना पड़ता है, पार्टी के लोगों से सबसे भेंट करनी होती है, तो उसके लिए लगातार चलता है। जैसे मैं आज भी हमारे जो विद्युत की योजनाएं जो हमको मिलनी है, जिसके कारण से एक बड़ा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत लाभकारी, बहुत उपयोगी होने वाला है, उन्हीं योजनाओं की मैं थोड़ा पैरवी करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको स्वीकृति प्रदान हो। वहीं राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हिमालयी राज्यों की अग्नि घटनाओं में मुआवजे को परिभाषित करने का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया है। इस दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने इन घटनाओं को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल करने का आग्रह भी किया। साथ ही राज्य आपदा मानक निधि के मानकों में अग्नि की घटनाओं को सही तरीके से परिभाषित करने की मांग की है। अग्नि से घटने वाली घटनाओं को परिभाषित न करने से राहत सहायता अनुमन्य किए जाने में आ रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, ग्रीष्मकाल में हिमालयी राज्यों में वन अग्नि घटनाएं बढ़ जाती हैं तथा अनेकों परिवार अग्नि के इन घटनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। इन अग्नि की घटनाओं से जहां इनके पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती है, वहीं अनेकों फलदार वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु इन परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। महोदय, अग्नि की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा अग्नि को राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में अनुसूचित किया गया है, किंतु मानकों में अग्नि से घटने वाली घटनाओं को परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे राहत सहायता अनुमन्य किए जाने में कठिनाई आ रही हैं। अतः हिमालयी राज्यों के वन क्षेत्र से लगे गाँव में निवासरत लोगों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अग्नि से घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा मानते हुए राहत सहायता अनुमन्य किए जाने हेतु मानक निर्धारित किए जाने की मांग करता हूं। वहीं खबर देहरादून से है, जहां जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों और अन्य विषयों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में जीएसटी काउंसिल में पूर्व में जो भी बैठक हुई थी उसके निर्णय सकारात्मक रहे। राज्य में जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है। वही खबर कोटद्वार से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के साथ मिलकर गुलरझाला में वृक्षारोपण किया है। दोनों ही नेताओं ने वृक्षारोपण करते हुए सभी से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पेड़ के बिना जीवन की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। पौड़ी जिले का प्रभार मुझे मिला है, एक पेड़ माँ के नाम, जो केंद्र सरकार माननीय मोदी जी का एक स्वप्न है कि उत्तराखंड में और पूरे देश में जो है जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की जनता आगे बढ़े। और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक पेड़ माँ के नाम, जिसके प्रभार में मुझे पौड़ी जिला मिला था इस प्रोग्राम को देखने के लिए, धरातल को उतारने के लिए। पिछले 3 दिन से लगातार मैं पौड़ी जिले में हूँ। श्रीनगर विधानसभा गया था, पौड़ी विधानसभा गया था, चौबट्टा काल गया था, आज कोटद्वार में हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमारी पब्लिक से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन भी है कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित अगर रखना है, उनको स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा देनी है, तो पेड़ लगाना जरूरी है। हम लोग लगातार कंक्रीट के जंगल बनाते चले जा रहे हैं, पेड़ करते जा रहे हैं और उत्तराखंड की तो यूएसपी जंगल है। 72% रिजर्व फॉरेस्ट कवर है हमारे यहाँ। हम पूरे सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे देश को ऑक्सीजन उत्तराखंड देता है।
कहीं ना कहीं हमारा फर्ज भी है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पूरे देश में, बाढ़ की, गर्मी की वजह से। मैं कल श्रीनगर में था और चौबट्टा काल में था, पहली बार वहाँ के लोग कह रहे थे कि हमको पंखा और एसी ढूंढना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हरिद्वार पहुंचे। सिंचाई मंत्री ने ओम पुल के पास बने पार्क का लोकार्पण किया है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में बाढ़ के हालातों को लेकर आला अधिकारियों से बातचीत की है। उन्होंने यूपी के सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियों और बरसती नालों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। मानसून के इस दौर में यूपी में उफनाई तमाम नदियों से बने बाढ़ जैसे हालात से निपटना उन्होंने बड़ी चुनौती बताया है। बैराज है भीमगढ़ बैराज, इससे बहुत दूरी तक सिंचाई होती है। तमक बैराज कैसा है, नहरें कैसी हैं, कितने क्यूसेक पानी जाता है, इस समय स्थिति क्या है, बाढ़ की स्थिति क्या है, यदि यहाँ की पानी कैसा चल रहा है, ये पूरे एक तरह का सहारनपुर बागपत से लेकर सहारनपुर बिजनौर लेकर यहाँ तक आज आया हूँ हरिद्वार। तो एक एक जो हमारे संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, बाकी नहरें हैं, सभी का समीक्षा भी करेंगे। एक तरह का वृक्षारोपण है, किस प्रकार का है, ये सभी को देखने हैं। कुछ इस तरह की योजना भी है कि जमीनें पड़ी है उनको सेव करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। अलग हो गया था उत्तराखंड, सेफ है, पूरी जमीन अपनी ठीक है, विभाग भी अच्छा चल रहा है और काम भी अच्छा चल रहा है। हमारे बैराज में अच्छा है, पानी की सप्लाई भी अच्छी हो रही है, क्योंकि यहाँ से बिजनौर से दोनों जगह से गंगा का पानी। हाल ही में हुई कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पाती कांवड़ियों की तरफ से निजी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले पर अब उत्तराखंड पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 के तहत उत्पाती कांवड़ियों पर कार्यवाही होगी। आईजी गढ़वाल के एस नगन्याल की माने तो टिहरी और हरिद्वार जनपद में 12 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें अब पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ लीगली नोटिस भेजने की कार्यवाही की जा रही है। हाँ, वो चिन्हित है और उसकी हर एक थानावार है उसमें, जहाँ जहाँ ये घटनाएं घटित हुई है, जिनकी कंप्लेंट हुई लोगों की या जो हम विजुअल में देख रहे हैं, तो उसके अनुसार से उस चीज को हम लोग नोटिस जारी किया। बाकी मुकदमे जो इनके द्वारा जो तोड़फोड़ मारपीट इत्यादि की गई है, टोटल 12 मुकदमे हमारे कायम है कांवड़ के दौरान में, जिन्होंने इसमें एक टिहरी में है मारपीट की घटना थी, जिसमें तलवार से हमला किया था दुकानदार के ऊपर, और 11 जो है हरिद्वार में कायम हुए। साथ ही इसमें 9 अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो अभी भी रिमांड पर है, और 184 दोपहिया वाहन जो विधि के विरुद्ध था, साइलेंसर निकले हुए थे, तो उनको सीज किया गया है। और टोटल 5 उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा के दौरान जिन कांवड़ियों की तरफ से उत्पात पहुंचाने का काम किया गया, सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी तक टिहरी और हरिद्वार को मिलाकर 12 मुकदमे ऐसे दर्ज यहाँ पर हुए, जिन पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कहा जा सकता है कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई अब इन लोगों से यहाँ पर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से जो निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला जो एक्ट लाने का काम विधानसभा में किया गया था, उस एक्ट के तहत ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। ये कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से कोई भी सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते उपद्रवी रूप में। तो ये कह सकता है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, नोटिस भेजे जाएंगे और नोटिस भेजने के बाद की जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस अब सचेत रूप में काम कर रही है। कोशिश यही है कि जिन लोगों ने इस कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्पाद बचाने का काम किया, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई यहाँ पर विधिक रूप से की जाएगी। कैमरामैन इंडिया वाइज देहरादून।
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया है कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कराने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हालांकि दौरे की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, पर 20 सितंबर से पहले खड़गे उत्तराखंड में एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए, अभी डेट फिक्स नहीं है। मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ये पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में सम्मिलित होंगे। वही खबर देहरादून से है, जहां गांधी पार्क में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अगस्त क्रांति दिवस पर शहीदों को किया याद करते हुए महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगस्त क्रांति के जरिए हम हमारे वीर क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को ही देश की आजादी के लिए करो या मरो का नारा भी दिया था और इसी दिन महात्मा गांधी को हिरासत में भी लिया गया था। 8 अगस्त और 9 अगस्त हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास में 2 ऐसी तारीख है जब अंग्रेजों के सैकड़ों साल के राज पर आखिरी कील ठोकने का काम देश के महान नेता महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 8 तारीख की अर्धरात्रि से कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई थी और 9 तारीख को जब अगस्त क्रांति का असली बिगुल बजा इस देश के अंदर, वो अंग्रेजों के राज के अंत की शुरुआत थी। उस अगस्त क्रांति की याद में आज हम लोग महात्मा गांधी को, देश के तमाम महान शहीदों को जिन्होंने इस देश की आजादी में, स्वतंत्रता संग्राम में लाठी खाई, गोली खाई, जेल गए, संघर्ष किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे, हमारे तमाम प्रकोष्ठों के लोग आए थे। ये आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस के विरोधी शोर लगातार तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉरिडोर के विरोध में 6 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर हल्की पौड़ी से पैदल मार्च के साथ ही ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में ये पैदल मार्च मोती बाजार, अपर रोड, शहर कोतवाली होते हुए बड़ा बाजार में खत्म होगी। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का आरोप है कि सरकार इस कॉरिडोर की डीपीआर को सार्वजनिक नहीं कर रही और न ही इसमें मुआवजे को लेकर क्या प्रावधान है यह साफ नहीं कर पा रही है। कॉरिडोर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे वो व्यापारियों के वर्ग को हित को लेके हो, चाहे पंडा समाज को लेके हो, चाहे हरिद्वार के युवाओं को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, डीपीआर स्पष्ट करना पड़ेगा। ये जो झूठे वादे हैं हेरिटेज को लेके, कोई कह रहा है हेरिटेज बनाएंगे, कोई कह रहा है कॉरिडोर बनाएंगे, ये बेवकूफी वाली बात नहीं चलेगी। हरिद्वार ये जो है दंश नहीं चलेगा, विकास के नाम पे विनाश हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सब एक मत है, एक साथ है और हम लोगों को जगाने का, लोगों से वार्ता करने का, संवाद करने का विरोध पूरे शहर में होगा। 6 दिन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, 14 तारीख तक रहेगा और हमारा विरोध इस बात पे है लेकर के कि डीएम कुछ और कह रहे हैं, विधायक कुछ और कह रहे हैं, स्थिति स्पष्ट नहीं है। डीएम आज भी कह रहे हैं कि 3 एजेंसियां लगी हुई हैं इसके सर्वेक्षण के लिए और विधायक कह रहे हैं कि इसको स्थगित करा दिया गया है। चुनाव के लिए तो वो लोग कर रहे हैं कि कार्यक्रम को स्थगित करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन हम लोग शुरू से इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि व्यापारियों को जो आंदोलन करना चाहते हैं, व्यापारी उनको धमका करके, उनको डरा करके रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग व्यापारियों के समर्थन में आए हैं, उनको कहा है कि डरो मत, आगे आओ, आंदोलन करो, पूरा शहर आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है। हरिद्वार में बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस अब भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर 6 दिवसीय कार्यक्रम, अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी किया है, जिसके पहले दिन आज हर की पैड़ी से बाजारों में, हरिद्वार के जो बाजार हैं वहां पर पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस के द्वारा किया गया।
इस मौके पर कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर का कहना था कि जिस तरह से कॉरिडोर को लेकर जो डीपीआर तैयार की गई है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना था कि जिस तरह से बाजार में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर साफ करनी चाहिए और भाजपा विधायक को ये बताना होगा कि वो कॉरिडोर को लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या कॉरिडोर किस जगह बनने जा रहा है। जो आज भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं बाजार के जो व्यापारी हैं उनमें भी एक डर का भाव यहाँ पर पैदा हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस को आगे आकर अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करना पड़ रहा है। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। खबरें बढ़ते आगे। नगर निकाय चुनाव के अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होने का इंतजार है। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी है। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। वहीं सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल पूरा हो गया था, यानी 6 महीने 2 जून तक के लिए निकायों को प्रशासकों के हवाले भी कर दिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद भी निकाय चुनाव की तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। इसीलिए सरकार ने निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया था। इसी बीच हाईकोर्ट के आदेश आए और सरकार ने अंतिम टाइमलाइन तय कर ली। राज्य में अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में निकाय चुनाव होने की संभावना जग गई है। इससे पहले 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली पर काम पूरा हो जाएगा। निकायों का परिसीमन, वोटर लिस्ट का काम भी तब तक पूरा करने की समय सीमा रखी गई है। शासन स्तर पर निकाय चुनाव निर्धारित समय पर हो सके, उसके लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शहरी विकास विभाग के पास चुनौती ये है कि देहरादून नगर निगम के 54 वार्डों का पुनः परिसीमन अगले 15 दिन के भीतर पूरा करके देना है। अल्मोड़ा और नगर पालिका पिथौरागढ़ को भी नगर निगम बनाना है, जिसके लिए शासन स्तर से जिला अधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। अब अगर ये दोनों पालिका निगम बनती है तो फिर प्रदेश में 11 नगर निगम हो जाएंगे, जिसके साथ नगर पालिकाओं की संख्या 41 और नगर पंचायत की संख्या 50 रह जाएगी। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो निकाय चुनाव के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी होने जा रही है, जिसमें वोटर लिस्ट, निकायों का परिसीमन का कार्य भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। आरक्षण संबंधी प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी हो जाएगी और उसे कैबिनेट में लाने का काम किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से समय सीमा के भीतर सरकार काम करने जा रही है, तो ऐसे में उम्मीद है कि इसके बाद किसी भी निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ेगा। निकाय चुनाव निश्चित रूप से बहुत जल्द कराने की स्थिति में होंगे। हमारे द्वारा जो उससे पहले की क्रियाएं लगभग हम पूरी करने की स्थिति में है। जो हमारी मतदाता सूची है कंप्लीट हुई है। हमारे जो सीमांकन है 2, 3, 4 हमारे जो निकाय है उसको छोड़ के सीमांकन की कार्रवाई पूरी हो गई है। उसके बाद जो ये बचे हमारे सीमांकन वाले निकाय हैं, उनके सीमांकन होने के पश्चात फिर हम लोग जो हमारे को आरक्षण करना है सभी निकायों में सीमांकन होने के बाद वो क्रिया पूरी करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की माने तो निकाय चुनाव को लेकर विपक्षी दल तैयार है, लेकिन सरकार की मंशा अभी भी साफ नहीं है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो जिस प्रकार से निकायों का काम अभी भी लंबा चल रहा है, उससे लगता नहीं है कि सरकार समय पर निकाय चुनाव कराएगी। वैसे भी सरकार को हार से डर लगता है, इसीलिए इसका कार्यकाल आगे बढ़ा रही है।
प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और संविधान विरोधी कहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि संविधान में यह साफ कहा गया है कि निकाय चुनाव के कार्यकाल के समाप्त होने से 6 महीने पहले जो है आरक्षण, परिसीमन सब कुछ कर लिया जाना चाहिए था। उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन दिसंबर में कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासन के हवाले इसको करके राज्य सरकार पुनः कुंभकर्ण की नींद में सो गई और अब 7 महीने बीतने को आए हैं, अभी तक निकाय चुनाव का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है। लोगों में खासा आक्रोश है, क्योंकि उनके इलाकों के, उनके क्षेत्रों के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है, लेकिन विभाग के स्तर पर चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जिसके चलते विपक्षी दल अब सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय खैंतुरे की रिपोर्ट। वही खबर पौड़ी से है, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र संगठन ने छात्र हित के मुद्दे को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य की गई CUET की परीक्षा पहाड़ों के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल CUET ने छात्रों के 2 अलग अलग पेपर अलग अलग जिलों में रखे हैं, जिसके बाद मानसून सीजन में बंद रास्ते और कम समय होने के कारण भी कई छात्र इस बार प्रवेश परीक्षा में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में छात्र संगठन ने यूजी में ऑफलाइन मोड पर भी छात्रों को प्रवेश देने की मांग कॉलेज प्रशासन से की है। पत्राचार केवल हम लोग यहाँ से करते हैं, विश्वविद्यालय के कान में जू नहीं रेंगती है। डॉक्टर बीजे सर की इस प्रकार की स्थिति आज उत्पन्न हो गई है कि आज तीसरा दिन यहाँ पर छात्र आंदोलित होकर बैठे हैं, परंतु विश्वविद्यालय के कान में अभी तक जून तक नहीं रह गए, ना तो कोई वार्ता करने की कोशिश की गई और केवल झूठे आश्वासन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि देते आए हैं पहले से। 2013 से बस का झूठा आश्वासन दिया हुआ, आज 2024 हो जाने के बाद भी वो बस परिसर में नहीं पहुंची, जबकि श्रीनगर परिसर में 4-5 बसें संचालित है, जहाँ पे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ईजी है। यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति इस हिसाब से परिसर में आने तक बच्चे की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो पढ़ने लायक उसकी स्थिति रहती नहीं है, क्योंकि परिसर पहले ही काफी हाइट में। परंतु विश्वविद्यालय छात्रों की अवहेलना, पौड़ी के छात्रों की अवहेलना बार बार करता है, जिसका हम यहाँ पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारे जब से मैडम VC बनी है तब से एक गुजारिश हमारी मैडम से रही है कि आप पौड़ी परिसर आए, अपनी परिसर की स्थिति देखें, परंतु अभी तक भी इतना मतलब दुर्भाग्य हमारे परिसर का है कि मैडम अभी तक पौड़ी नहीं पहुंच पाई है। 28 किलोमीटर का रास्ता मैडम अभी तक इतने सालों में तय नहीं कर पाई है। ये एक दुर्भाग्य है हमारा कि मैडम केवल श्रीनगर में जो दोनों परिसर है उनको तवज्जो दी जाती है, पौड़ी और टिहरी के दोनों परिसरों के साथ भेदभाव वाला रवैया यहाँ पे अपनाया जाता है। देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।